हेलो, नमस्कार, गुड इवनिंग। खुली बाहों, तहे दिल और प्यारी सी मुस्कान के साथ मैं मोहित यादव स्वागत करता हूं हमारे अपने परिवार सक्सेस पॉइंट पे। दोस्तों, आज अपन बात करेंगे अपने लूप एनालिसिस से संबंधित एग्जांपल्स के ऊपर, न्यूमेरिकल्स के ऊपर, और फिर किरचॉफ का लॉ अपन पढ़ेंगे। देखो, बीती क्लास में और जो 7 पार्ट का और जो अपना 7वां लेक्चर था या 7वां था 7वें लेक्चर का, और मैंने कल अपलोड किया था पार्ट 2, जिसमें और लूप एनालिसिस के जो अपने नोट्स रह गए थे कि भाई जो क्लास खत्म हो गई थी और उसके नोट्स बाकी थे, तो वो मैंने कल अपलोड कर दिया है। तो वो नोट्स आप वहां से नोट डाउन कर लेना। आज ये अपना नया लेक्चर है और इस नए लेक्चर में और अपन पढ़ेंगे लूप एनालिसिस से संबंधित एक एग्जांपल करेंगे और फिर अपन आगे टॉपिक के ऊपर बढ़ेंगे। ठीक है, तो लूप एनालिसिस से संबंधित एग्जाम में कैसा क्वेश्चन पूछा जाता है, इसके ऊपर अपन बात करें तो चलेगा भाई। स्टार्ट करते हैं और क्वेश्चन आपके बीच है। ठीक है, न्यूमेरिकल प्रॉब्लम, और फर्स्ट क्वेश्चन आपको दिया गया है कि कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ करंट इन एवरी लूप या एवरी पास ऑन द बेसिस ऑफ किरचॉफ लॉ, यानी किरचॉफ के लॉ के आधार पर, और अपन को जितने भी लूप दिए गए हैं यहां से करंट का वैल्यू कैलकुलेट करना है। सबसे पहले आपको बता दूं कि भाई 3 करंट्स अपन को दी गई है, यानी 3 लूप है। यहां से 3 करंट्स हैं, I1, I2, I3, और 3 ही लूप है। और लूप यहाँ पे आपको बता दूं कौन कौन से हैं। तो दोस्त, यहां पे अपन बात करें, ये अपन ये वाला लूप ले रहे हैं फर्स्ट, ये वाला अपना लूप है फर्स्ट। ये वाला जो लूप होगा ये अपन ले लेंगे लूप सेकंड, जिसमें I2 करंट फ्लो हो रही है, उसको अपन ले ले लूप सेकंड, और ये वाला लूप ले ले अपन थर्ड। ठीक है, यानी ये 3 लूप है। तीनों लूपों से अपन को 3 इक्वेशन प्राप्त होंगी, तीनों लूपों से, और 3 इक्वेशन प्राप्त होंगी। तीनों इक्वेशन के जरिए और अपन क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। किरचॉफ का वोल्टेज लॉ लगाना है। आपको पता हो कि भाई अपन जब एनालिसिस पढ़ रहे थे, सर्किट का जब एनालिसिस अपन पढ़ रहे थे, तो मैंने आपको एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज बताई थी कि जब भी अपन को सर्किट एनालिसिस में वोल्टेज का वैल्यू कैलकुलेट करना होगा, उस वक्त किरचॉफ का करंट लॉ यूज में आता है। यानी विपरीत चीज यहाँ पे यूज में आएगी कि जब भी अपन को सर्किट से करंट का वैल्यू ज्ञात करना होगा, उस वक्त किरचॉफ का वोल्टेज लॉ यूज में आएगा, और जब भी अपन को सर्किट से और वोल्टेज का वैल्यू कैलकुलेट करना होगा, उस वक्त अपन को किरचॉफ का करंट लॉ यूज में लेना है। ठीक है, तो अभी करंट का वैल्यू अपन को कैलकुलेट करना है, तो इसका मतलब किरचॉफ का वोल्टेज लॉ अपने यूज में लेना है। ठीक है, तो चलेगा। लूप एनालिसिस अपन ने पढ़ लिया है, उसी लूप एनालिसिस के आधार पर ये न्यूमेरिकल है, तो मेरे ख्याल से कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। किरचॉफ का वोल्टेज लॉ आपको आना चाहिए। किरचॉफ का वोल्टेज लॉ क्या बोलता है कि किसी भी पास या लूप में एक निश्चित दिशा में इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स और पोटेंशियल डिफरेंस का जो बीजगणितीय योग होता है, विभव पतन और विद्युत वाहक बल का जो बीजगणितीय योग होता है, वो शून्य होता है। यही पढ़ा था क्या? यही पढ़ा था मेरे भाई, यही पढ़ा था। तो चलेगा,
बिना किसी देरी के इस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं और अपने चैप्टर को अपन आगे बढ़ाते हैं। ठीक है, तो चलेगा। और अपन सबसे पहले यूज में ले लें सर्किट से और बाय किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ, बाय किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ इन लूप फर्स्ट। भाई लूप फर्स्ट में अपन किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ लगाए तो वो देखो क्या होगा कि भाई यहां से देखो, ये मैंने व्हाइट पॉइंट कर दिया, ये अपना फर्स्ट लूप है, यहां से अपन चलना प्रारंभ करेंगे तो सबसे पहले अपने पास आ गया 1 ओम का रेजिस्टेंस। 1 ओम के रेजिस्टेंस में मेरे भाई आप देखोगे तो I1 करंट तो आ रही है, लेकिन विपरीत दिशा से I2 करंट क्या जा रही है, वापस भी तो जा रही है। अरे भाई विपरीत दिशा से I2 करंट वापस जा रही है। अपन क्या करते हैं कि अपनी जिस डायरेक्शन में अपन चल रहे हैं और जिस डायरेक्शन में अपनी करंट आ रही है उसको तो पॉजिटिव ले लेते हैं, और विपरीत डायरेक्शन में जितनी भी करंट्स आ रही हैं उनको माइनस कर देते हैं उसमें से। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसके 1 ओम के रेजिस्टेंस में आप देखोगे तो I1 करंट आ रही है। अपन जिस डायरेक्शन में, भाई अपन इस डायरेक्शन में चल रहे हैं, इस डायरेक्शन में चल रहे हैं और इस डायरेक्शन में I1 करंट क्या है, आ रही है, लेकिन I2 करंट इसके विपरीत दिशा में जा रही है। तो क्या हो जाएगा मेरे भाई, I1 और इसमें से माइनस हो जाएगा I2, और रेजिस्टेंस कितने ओम का है, 1 ओम का है, तो इनटू क्या हो गया, 1 हो गया। फिर आप आगे चलोगे तो 6 वोल्ट की आपको बैटरी दिखाई दे रही होगी। 6 वोल्ट की बैटरी है, बैटरी पे इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स होगा। इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स पॉजिटिव कब होगा, जब अपन जिस डायरेक्शन में चल रहे हैं और जिस डायरेक्शन में चल रहे हैं और वहां पे जो चिन्ह अपन को नजर आएगा, जैसा साइन अपन को नजर आएगा, वही इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स की प्रवृत्ति होगी। तो प्लस का क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। भाई प्लस का क्या होगा, 6 होगा। फिर आप चलोगे, आगे चलोगे तो 2 ओम का आपको एक रेजिस्टेंस पुनः नजर आया। 2 ओम के रेजिस्टेंस में दोस्त I1 करंट तो आ रही है, लेकिन वापस मुड़कर I3 करंट वापस भी तो आ रही है। अरे विपरीत दिशा से I3 करंट वापस भी तो आ रही है। तो अपन क्या करते हैं, प्लस I1 माइनस I3 इंटू, और अपना रेजिस्टेंस कितने ओम का है, अरे किरचॉफ वोल्टेज लॉ लगाना तो आ रहा है ना मेरे भाई। ठीक है, ये I3 है। अब I3 इंटू 2 हो गया। इसके अलावा आप चलोगे तो फिर अपन लूप में जैसे जैसे भाई आगे चले यहाँ पे माइनस चिन्ह आया और माइनस का 8 आ गया, तो माइनस के 8 इक्वल टू क्या हो गया, 0 हो गया। भाई यहां तक लूप फर्स्ट में और अपन किरचॉफ का वोल्टेज लॉ लगा लिया। ठीक है, अब देखो वोल्टेज लॉ लगा लिया तो मेरे को बताओ इक्वेशन क्या प्राप्त होगी, यहां से इक्वेशन क्या प्राप्त होगी। तो देखो यहां पे हो गया अपना I1 माइनस I2 प्लस 6 प्लस 2I1 माइनस 2I3 और माइनस 8 इक्वल टू क्या हो गया, 0 हो गया। माइनस 8 इक्वल टू क्या हो गया, 0 हो गया। दोस्त यहां 2I1 और एक I1 ये रहा, तो ये हो गया 3I1 और माइनस के हो गए I2 और प्लस में हो गया 2I1, सॉरी यहां I3 आएगा ना, माइनस में है, माइनस में क्या आ गया 2I3, माइनस में आ गया 2I3 और 8 माइनस 6 क्या हो गया 2, तो 2 को अपन बराबर के इस साइड ले जाएंगे तो ये 2 हो गया और ये इक्वेशन फर्स्ट आ गई। ये किससे आई, किरचॉफ के वोल्टेज लॉ से अपनी इक्वेशन फर्स्ट आ गई। ठीक है, अब देखो भाई किरचॉफ का वोल्टेज लॉ लगाएं अपन लूप सेकंड में, तो क्या होगा, बाई किरचॉफ वोल्टेज लॉ इन लूप सेकंड। तो भाई लगाओ लूप सेकंड में किरचॉफ का वोल्टेज लॉ, लूप सेकंड में भाई किरचॉफ का वोल्टेज लॉ लगाओ, क्या आएगा देखो भाई, तो क्या आएगा, यहां इस वाले पॉइंट से चलना स्टार्ट करेंगे, ब्लू पॉइंट आपको नजर आ रहा है, यहां से आप चलोगे तो 2 ओम का आपको रेजिस्टेंस दिखाई देगा। इस डायरेक्शन में अपन चल रहे हैं भाई, इस डायरेक्शन में अपन चल रहे हैं और क्लॉकवाइज अपन चल रहे हैं, तो 2 ओम का रेजिस्टेंस आया। 2 ओम के रेजिस्टेंस में आप देखोगे करंट क्या फ्लो हो रही है, आप कहोगे I2। I2 के अलावा कोई विपरीत डायरेक्शन से करंट तो नहीं आ रही, तो नहीं आ रही। ठीक है, तो 2I2 हो गया, क्या हो गया मेरे भाई, 2I2, 2I2 हो गया।
अब चलो, और 2i2 के बाद 2 ओम के रेजिस्टेंस के बाद आप चलोगे तो सीधा फिर एक आपको 1 ओम का रेजिस्टेंस दिखाई देगा। यहां से 1 ओम के रेजिस्टेंस में i2 करंट तो जा रही है, लेकिन दोस्तों विपरीत दिशा से, विपरीत डायरेक्शन से i1 करंट भी तो इसमें आ रही है। तो i2 माइनस i1 इंटू क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। i2 माइनस i1 इंटू क्या होगा, 1। प्लस i2 माइनस i1 इंटू 1 इक्वल टू क्या होगा, 0। तो यहां पे i1 के गुणा में आ गया मेरे भाई -1 प्लस i2 के गुणा में आ गया 3। भाई इनको गुणा करके देख लेना, देखोगे क्या भाई, दिखाई दे रहा है ना। और i3 नहीं है तो i3 के गुणा में अपन 0 ले लेंगे और इक्वल टू क्या हो गया, 0 हो गया। ये समीकरण 2 हो गया। अब अपन देखें बाई किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ इन लूप और थर्ड। भाई लूप थर्ड में और किरचॉफ्स का वोल्टेज लॉ लगाओ भाई। तो लूप थर्ड क्या बोल रहा है, लूप थर्ड में किरचॉफ्स का वोल्टेज लॉ लगाओ। तो भाई यहां लगाओ, i3 करंट जिस लूप में बह रही है अपन उसे लूप थर्ड ले रहे हैं। i3 करंट जिस लूप में बह रही है लूप थर्ड उसे ले रहे हैं। 1 ओम का रेजिस्टेंस आपको नजर आ रहा होगा। 1 ओम के रेजिस्टेंस पे करंट क्या आ रही है मेरे भाई, i3। 1 ओम के रेजिस्टेंस पर करंट क्या आ रही है, i3 करंट आ रही है। i3 क्या हो गया, i3 इंटू 1 हो जाएगा। अरे भाई i3 इंटू क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो लिखो भाई i3 इंटू क्या हो गया, 1 हो गया। इसके बाद अपन चले आगे, इसमें आगे अपन चले तो 1 ओम के रेजिस्टेंस के बाद आया सीधा 2 ओम का रेजिस्टेंस। अरे भाई इसी डायरेक्शन में अपन चल रहे हैं और ये आ गया 2 ओम का रेजिस्टेंस। तो इस 2 ओम के रेजिस्टेंस पे कौन सी करंट आ रही है, तो आप कहोगे अपने क्लॉकवाइज अपन जिस डायरेक्शन में चल रहे हैं i3 करंट आ रही है, लेकिन विपरीत डायरेक्शन से क्या आ रहा है, i1 करंट आ रहा है। तो i3 में से i1 माइनस हो जाएगा और r का वैल्यू क्या होगा, v इक्वल टू आई आर से ही तो सॉल्व कर रहे हैं ना मेरे भाई। तो i का करंट का वैल्यू हो गया i3 माइनस i1 और इंटू रेजिस्टेंस हो गया 2। तो i3 माइनस i1 इंटू क्या हो गया, 2 हो गया। i3 माइनस i1 इंटू 2 हो गया प्लस i3 माइनस i1 इंटू 2 हो गया। अब देखो भाई और भी कुछ है, तो आप कहोगे बिल्कुल है। 6 वोल्ट की बैटरी है तो 6 वोल्ट की बैटरी पे इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स होगा। इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स कैसा होगा, तो आप कहोगे भाई नेगेटिव होगा। तो माइनस का क्या होगा, 6। तो माइनस का क्या हो जाएगा मेरे भाई, 6 हो जाएगा। तो -6 इक्वल टू क्या होगा, 0 हो जाएगा। तो -6 इक्वल टू क्या होगा, 0 हो जाएगा। अब देखो भाई i1 के गुणा में क्या आएगा, तो आप कहोगे माइनस का 2 आ गया प्लस i2। तो आप कहोगे i2 का कोई पद नहीं है तो i2 के गुणा में मैं 0 लिख रहा हूं प्लस i3। तो i3 के गुणा में क्या है, एक तो ये रहा और 2 यहाँ पे यानी 3 आ जाएगा। तो i3 के गुणा में आ गया 3 और इक्वल टू आ गया 6 और ये समीकरण नंबर हो गया थर्ड। अब समीकरण 1 2 3 को क्रेमर रूल से हल कर लो ही। समीकरण 1 2 3 को क्रेमर रूल से देख लेंगे। तो क्रेमर नियम से जो अपन ने पास एनालिसिस में लगाया है वही लगा दो भाई, कुछ भी दिक्कत नहीं करनी। और क्रेमर नियम क्या कहता है कि भाई इंपीडेंस वाली सारणी बनाओ क्रेमर नियम से। तो देखो भाई इक्वेशन फर्स्ट में i1 के गुणा में क्या है, इक्वेशन फर्स्ट में i1 के गुणा में देखोगे 3 है। इक्वेशन सेकंड में i1 के गुणा में है -1 तो 3 -1 और थर्ड में देखोगे तो -2 आ रहा है तो 3 -1 -2, 3 -1 और -2 हो गया। फिर देखो भाई इक्वेशन फर्स्ट में और i2 के गुणा में देखो, i2 वाला कोफिशिएंट लेंगे तो i2 के गुणा में इक्वेशन फर्स्ट में देखोगे तो i2 के गुणा में आ रहा है -1, इक्वेशन सेकंड में आ रहा है 3 तो -1 3 और 0, -1 3 और 0। तो लिखो भाई -1 3 और 0। अब इक्वेशन थर्ड में देखें, सॉरी i3 का कोफिशिएंट देखें फर्स्ट में तो वो होगा -2, फिर आ गया 0, सेकंड में देखोगे 0 और थर्ड में है 3, -2 0 और 3 क्या हो जाएगा, -2 0 और 3। और i1 i2 i3
इक्वल टू वोल्टेज वाला कॉलम तो भाई बराबर के बाई दाई और जो कॉलम होगा बराबर के जो दक्षिण पक्ष में अपना वैल्यू होगा वो क्या होगा, वोल्टेज कॉलम। तो फर्स्ट में देखोगे तो 0 आ रहा है, सेकंड थर्ड में फर्स्ट में तो 2 है इक्वेशन में बराबर के दक्षिण साइड में, और सेकंड और थर्ड में क्या है, सेकंड में 0 है, थर्ड में 6 है, तो 206 ये वो वोल्टेज का वैल्यू हो गया 206। ये क्या हो गया, वोल्टेज का वैल्यू हो गया। अब दोस्त कुछ भी नहीं करना, डेल जेड का वैल्यू कैलकुलेट कर लो। तो डेल जेड का वैल्यू क्या है, अरे भाई डेल जेड का वैल्यू कैलकुलेट करोगे तो 3 -1 प्रतिबाधा सारणी का वैल्यू -1 -2 -130 -203 ये हो गई अपनी प्रतिबाधा इंपीडेंस सारणी, और इसका वैल्यू कैलकुलेट करोगे तो भाई देखो 3 वाला कोफिशिएंट ले रहे हो तो क्या आ जाएगा 9, 3 वाला कोफिशिएंट ले रहे हो तो क्या आ जाएगा मेरे भाई 9। फिर माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस और 1, और ये 1 वाला ले रहे हो तो ये छोड़ेंगे तो ये क्या आ जाएगा माइनस के 3, तो और इंटू 0, तो 0 को लिखने की जरूरत नहीं है तो माइनस का 3 आ गया। और फिर -2, तो -2 ले भाई तो -2 के क्या आएगा, तो -2 के गुणा में आएगा, ये तो 0 हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा प्लस का 6 हो जाएगा, तो प्लस का 6 ले लो भी, ये हो गया प्लस का 6, और 9 को 3 से गुणा कराएंगे तो 27, और ये हो गया -3 और माइनस के 12 है, तो 27 में से 15 माइनस करोगे तो कितने बचे भाई, 27 में से 15, 5 और 7 12 है, तो डेल जेड का जो वैल्यू आ गया वो कितना आ गया मेरे भाई, डेल जेड का जो वैल्यू आ गया वो कितना आ गया 12 आ गया। डेल जेड का वैल्यू कितना आ गया सॉरी, डेल जेड का वैल्यू आ गया 12। अब अपन को क्या ज्ञात करना है मेरे भाई, डेल वन का वैल्यू ज्ञात करना है। तो डेल वन का वैल्यू ज्ञात करो। डेल वन का वैल्यू ज्ञात करने का मतलब फर्स्ट जो कॉलम है इसको अपन इंपीडेंस के कॉलम से प्रतिस्थापित कर देंगे, बाकी इंपीडेंस के फर्स्ट कॉलम को वोल्टेज कॉलम से प्रतिस्थापित कर देंगे, बाकी सेकंड और थर्ड वाला जो कॉलम होगा वो ऐसे के ऐसे होगा। तो फर्स्ट कॉलम क्या है मेरे भाई 2 0 और 6 है वोल्टेज वाला, अरे भाई 206 ही है ना, -206 और सेकंड यानी -130 ऐसे की ऐसे, -203 ऐसे की ऐसे, और इसका भाई सारणी का वैल्यू कैलकुलेट कर लो। तो सारणी का वैल्यू अपन कैलकुलेट कर ले, तो देखो भाई 2 लेओगे तो ये क्या हो जाएगा 9 - 0, 2 लेओगे तो 9 माइनस क्या होगा 0, तो 9 - 0 हो गया। फिर माइनस माइनस +1 हो गया, और +1 लेओगे तो ये वाला 0 हो गया और ये वाला 0 हो गया, तो +1 का तो सभी कोफिशिएंट 0 हो ही गया ना मेरे भाई, ये हो गया 0, और -2 होगा तो -2 के साथ आप लेओगे तो ये 0 और ये माइनस का 18, तो माइनस के 18 आ जाएगा, तो ये होगा माइनस का 18, तो ये हो गया 18 और प्लस और 36 46 और 4 54 आ गया भाई। डेल वन का वैल्यू कितना आ गया 54, ये आ गया अपना डेल वन का वैल्यू, डेल वन का वैल्यू आ गया भाई 54, चलेगा। अब अपन डेल टू का वैल्यू देखें, भाई डेल टू का वैल्यू देखें तो फर्स्ट कॉलम ऐसे कैसे, फर्स्ट कॉलम तो ऐसे कैसे, फर्स्ट कॉलम ऐसे कैसे क्या 3 - 1 - 2 ऐसे कैसे, थ्री माइनस 1 - 2 ऐसे कैसे, सेकंड कॉलम को वोल्टेज कॉलम यानी 206 से प्रतिस्थापित कर दिया, और थर्ड कॉलम -203 ऐसे की ऐसे, -203 भी क्या होगा ऐसे की ऐसे। सारणी का वैल्यू कैलकुलेट कर लो भाई, कुछ भी नहीं करना, सारणी का वैल्यू कैलकुलेट करोगे तो 3 का ऐसे कैसे, तो ये भी 0 हो गया, ये भी 0 हो गया,
तो 3 का तो 3 के साथ तो आ गया 0, फिर आ गया -2, तो ये -2 आएगा, तो ये हो गया -3 और ये हो गया 0, तो -3, -2 के साथ क्या आ गया -3, और फिर -2 और -2 के साथ क्या आ गया, अरे भाई -2 के साथ -6 आएगा ना मेरे भाई, -2 के साथ -6 आएगा, तो ये 0 हो गया, ये हो गया 6 + 12 है, यानी हो गया 18, तो अपना del 2 का वैल्यू आ गया, वो आ गया 18। del 2 का वैल्यू क्या आ गया मेरे भाई, 18 आ गया। ठीक है, यहां तक क्लियर। del 3 का वैल्यू और देख लो, तो del 3 का वैल्यू क्या आएगा, 3 -1 -2 ऐसे कैसे, फर्स्ट कॉलम 3 -1 -2 ऐसे कैसे, सेकंड कॉलम क्या है, सेकंड कॉलम में माइनस का 130 ऐसे कैसे, -130 ऐसे कैसे, और थर्ड कॉलम में 206, तो इसको 206 के स्थान पे अपन ने प्रतिस्थापित कर दिया। अब देखो 3 और 3 यानी 18 हो गया, ये हो गया 18, फिर आ गया +1 और +1 आएगा तो ये क्या आ जाएगा -6, और फिर +2 और +2 आएगा तो ये आएगा +6, ये 6 आ गया, तो ये 54 - 6 + 12 है, तो ये क्या हो गया 60 हो गया, तो ये किसका वैल्यू आ गया मेरे भाई, del 3 का वैल्यू आ गया। अब I1 I2 I3 का वैल्यू कैलकुलेट करने में कोई दिक्कत आएगी क्या, अरे भाई I1 I2 I3 का वैल्यू कैलकुलेट करने में कोई दिक्कत आएगी क्या, I1 का वैल्यू क्या होगा, del 1 अपॉन में del z, I1 का वैल्यू होगा del 1 अपॉन में del z, I2 का वैल्यू होगा del 2 अपॉन में del z, और I3 का वैल्यू होगा del 3 del 3 अपॉन में del z। del 1 का वैल्यू कितना आया मेरे भाई, देखो देखें del z का वैल्यू कितना आया, पहले तो ऐसे देखो del z का वैल्यू कितना आया, तो अपने del z का वैल्यू आया 12 है, फिर del 1 का वैल्यू आया 54, तो 54 अपॉन में 12 हो गया, 54 अपॉन में क्या हो गया 12 हो गया, फिफ्टी फोर अपॉन में 12 हो गया, तो चार से कटेगा क्या, नहीं कटेगा, 2 से कटेगा, 2 से 2 बार, और 27 अपॉन में ये क्या आ गया 6, और तो 6 18, 6 4 24, 3 यानी 0.5, यानी 4.5 एम्पियर आ गया, अपनी I1 का जो वैल्यू आया वो आ गया 4.5 एम्पियर। ठीक है, I1 का वैल्यू कितना आया मेरे भाई 4.5 एम्पियर आ गया, del 2 का वैल्यू कितना है, अब देखो भाई del 2 का वैल्यू शायद 54 है क्या, del 2 का वैल्यू हाँ 18 है, तो del 2 का वैल्यू कितना है 18, और अपॉन में 12 है, तो 6 से काटो 3 बार, 2 बार 1.5 एम्पियर, 1.5 एम्पियर, ये किसका वैल्यू आ गया मेरे भाई, I2 का वैल्यू आ गया, 1.5 एम्पियर I2 का वैल्यू आ गया, और del 3 का वैल्यू कितना है मेरे भाई 60 है, तो 60 अपॉन में 12, 60 अपॉन में 12 करोगे तो 12 से 4 से काटोगे 3 बार, और यानी 5 बार पूरा कटा है ना ये, अरे भाई 5 बार कट रहा है तो 5 एम्पियर की क्या हो गई, करंट हो गई, तो I3 का वैल्यू आ गया 5 एम्पियर। तो होपफुली आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा, जल्दी से इस चीज को नोट डाउन कर लो, भी जल्दी से नोट डाउन कर लो, आगे अपन टॉपिक पे बढ़े। भाई जल्दी से, समय नहीं लगाना है,
फटाक से और ऐसे कैसे इस चीज को नोट डाउन कर लें। क्वेश्चन लिखे और जल्दी से फटाक से नोट डाउन कर लें। जल्दी से, टाइम नहीं लगाना है, जल्दी से नोट डाउन करें। चित्र बना लिया ना, लिखे भाई जल्दी से। ग्रामर रूल, भाई डेल 1 डेल 2 डेल 3 का वैल्यू यहां से कैलकुलेट कर लिया अपन ने। फोर पॉइंट फाइव एम्पियर, 5 का वैल्यू यहां से कैलकुलेट कर लो भाई। चलेगा, बढ़े आगे भी, आगे बढ़े तो चलिए एक टॉपिक पढ़ लेते हैं व्हीटस्टोन सेतु का। किरचॉफ के नियमों के आधार पर व्हीटस्टोन सेतु की संतुलन अवस्था का प्रतिबंध ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन क्या आएगा, किरचॉफ के नियमों के आधार पर व्हीटस्टोन सेतु की संतुलन अवस्था का प्रतिबंध ज्ञात कीजिए। क्या क्वेश्चन आएगा मेरे भाई, ध्यान से एक बार पढ़ लिया क्या सभी ने? ठीक है, अब देखो
किरचॉफ के नियमों के आधार पर व्हीटस्टोन सेतु की संतुलन अवस्था का प्रतिबंध ज्ञात कीजिए। ठीक है, यानी व्हीटस्टोन सेतु जो अपन ने बनाया है और अपन 12th में भी पढ़ा है, उसी चीज को अपन और रेगुलरली करेंगे। तो देखो व्हीटस्टोन सेतु क्या होता है, ध्यान से समझना। ये अपना क्या होता है कि आपको डायग्राम अच्छे से दिखाई दे रहा होगा। तो देखो ये अपना मान लो कोई P रेजिस्टेंस है, ये Q वाला रेजिस्टेंस है, ये R रेजिस्टेंस है, ये S रेजिस्टेंस है, ये गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस है, तो ये G हो गया। और यहाँ पे कोई अपनी सोर्स होगी, वो E होगी, इसमें धारा माइनस प्लस इस प्रकार से बह रही होगी। यहाँ पे करंट आई जाएगा और खास बात यह है कि करंट आई ही वापस आएगा। इन सब में सभी में करंट का विभाजन होगा, सभी में करंट का विभाजन होगा, लेकिन इसमें खास बात यह है कि आई करंट ही तो अंदर जाएगा और आई करंट इससे बाहर आएगा। अब देखो कैसे इसका विभाजन करना है, इसका विभाजन ध्यान से समझ लेना। बच्चे यहाँ पे और बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं विभाजन को लेकर के, वो रटने भी लगते हैं, तो वो रटने वाली चीजें नहीं है। अब देखो मैं नाम दे रहा हूं, ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, ये अपना कोई पॉइंट बी है, ये पॉइंट सी है और ये वाला पॉइंट डी है। ठीक है, यहां तक क्लियर है क्या मेरे भाई? अब देखो सुनो, यहां से और मैं क्या बोल रहा हूं कि अपनी आई करंट आई, यहां से मान लो I1 करंट अपने P रेजिस्टेंस में अपन ने I1 करंट भेज दी, तो यहां पे R रेजिस्टेंस के लिए कितना करंट बचेगा? तो आप कहोगे भाई I1 करंट I में से चली गई तो I माइनस I1 बचेगा ना। अरे भाई आई करंट चली गई तो आई माइनस, इसको थोड़ा बड़ा कर ले, आई माइनस I1 करंट बची ना मेरे भाई। ये वाली करंट कितनी बची? आई माइनस I1। ये यहां पे आई माइनस I1 करंट पहुंची। मैं क्या बोल रहा हूं, गैल्वेनोमीटर से जो करंट जाती है, गैल्वेनोमीटर से जो करंट जाती है वो अपनी जाती है IG। गैल्वेनोमीटर से जो करंट का फ्लो होता है वो होता है IG। अब यहाँ पे देखो IG करंट आ रहा है, एस पे कितना करंट जाएगा? तो आप कहोगे भाई I माइनस I1 तो अपने पहले ही आ रहा है और IG सेम डायरेक्शन में है तो IG और जुड़ जाएगा, तो I माइनस I1 प्लस IG करंट अपने क्या जाएगा? S रेजिस्टेंस से जाएगा। क्यू पे कितना करंट आएगा? क्यू पे करंट कितना आएगा? तो क्यू पे करंट कितना आएगा इसको देखें तो मेरे भाई I1 करंट यहां पे पहुंच रहा है, I1 करंट यहां पे इस पॉइंट बी पे पहुंच रहा है, लेकिन I1 करंट से कितना करंट चला गया? IG करंट तो इस गैल्वेनोमीटर वाले में चला गया, तो बचा क्या यहाँ पे मेरे भाई? तो यहाँ पे बचा सर I1 माइनस IG करंट। कितना बच गया? I1 माइनस IG करंट बच गया और यहाँ पे ये I1 माइनस IG करंट पहुंच गया। अब इस पॉइंट पे टोटल करंट कितना पहुंच रहा है? तो देखो I1 माइनस IG, फिर प्लस देखें तो I माइनस I1 और प्लस IG, ये टोटल करंट हो गया अपना। भाई दोनों S और Q का करंट इस सी पॉइंट पे पहुंच रहा है तो दोनों को जोड़ दिया मैंने, तो दोनों को जोड़ने पे ये करंट बचा, I1 से I1 कैंसिल आउट हो गया, IG से IG कैंसिल आउट हो गया, बचा क्या करंट? तो I ही बचा। ये बात ही तो मैं बोल रहा हूं कि I करंट आप फ्लो कराओगे तो I करंट ही वापस भी आएगा। ठीक है भाई, आपने आई करंट इसके अंदर फ्लो कराया तो आई करंट आपको वापस भी देखने को मिलेगा। यहां तक क्लियर मेरे भाई? अरे भाई यहां तक क्लियर? ठीक है, अब देखो कुछ भी नहीं करना, इसमें किरचॉफ का वोल्टेज लॉ लगाना है, इक्वेशन आपके बीच होंगे। मैं ये मान रहा हूं कि अपन देखो क्या लेते हैं इसमें, ये अपना लूप मान लो फर्स्ट है, ये लूप सेकंड है, फर्स्ट और सेकंड इन दोनों लूपों में किरचॉफ का वोल्टेज लॉ लगाना है। दो इक्वेशन यहां से प्राप्त हो जाएंगी और इसका संतुलन अवस्था का समीकरण अपन प्राप्त कर लेंगे। तो भाई क्या करेंगे भाई? बाई किरचॉफ वोल्टेज लॉ इन लूप फर्स्ट। भाई लूप फर्स्ट में किरचॉफ का वोल्टेज लॉ लगाओ। देखो भाई ए पॉइंट से जा रहा है रेजिस्टेंस P,
P अपना कोई रेजिस्टेंस है, इस पे करंट कितना फ्लो हो रहा है, तो आप कहोगे PI1। अरे भाई I1 करंट फ्लो हो रहा है तो किरचॉफ का वोल्टेज लॉ लगाओगे तो क्या हो जाएगा, PI1। अब देखो PI1 क्या हो गया, PI1 हो गया, PI1 हो गया। फिर देखो पॉइंट बी पे, अरे पॉइंट बी पे पहुंचे अपन। अब पॉइंट बी पे पहुंचने के बाद गैल्वेनोमीटर वाले में जाएंगे। अब गैल्वेनोमीटर वाले में करंट कितना फ्लो हो रहा है, IG, और गैल्वेनोमीटर का प्रतिरोध कितना है, G, तो G इंटू IG हो गया। अरे भाई आगे चले तो कितना हो गया, G इंटू IG हो गया, प्लस क्या हो गया, G इंटू IG हो गया। अब भाई गैल्वेनोमीटर का हो गया। अब अपन पॉइंट डी तक आ गए ना मेरे भाई। अरे गैल्वेनोमीटर का प्रतिरोध ज्ञात करके पॉइंट डी तक आ गए। अब पॉइंट डी तक आने के बाद अपन कहां जाएंगे, यहां इस साइड में। भाई अपनी डायरेक्शन क्या कहते हैं कि अपन जिस डायरेक्शन में चल रहे होंगे वो निश्चित होगी, वो डायरेक्शन निश्चित होगी। लेकिन दोस्त अपन अभी आगे बढ़ रहे हैं आर रेजिस्टेंस में, लेकिन आर रेजिस्टेंस में आप देखोगे करंट क्या आ रही है, अपने विपरीत आ रही है। करंट अपने विपरीत आ रही है तो अपन अब क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। अरे भाई करंट अपने विपरीत आ रही है तो माइनस के क्या हो जाएगा, I माइनस I1 इंटू आर हो जाएगा। ये किस में आएगा, माइनस में। क्यों, क्योंकि अपने विपरीत, अपन विपरीत डायरेक्शन में चलेंगे। अपने से जो करंट है वो विपरीत डायरेक्शन में आ रही है, और विपरीत डायरेक्शन को शो करने के लिए अपन क्या कर देंगे, माइनस का यूज कर देंगे। तो I माइनस I1 इंटू आर हो जाएगा, I माइनस I1 इंटू आर हो जाएगा। और किसमें, माइनस में, माइनस में I माइनस I1 इंटू आर और इक्वल टू 0। ये क्या हो गई मेरे भाई, इक्वेशन फर्स्ट हो गई, ये इक्वेशन फर्स्ट हो गई। अब देखें बाई किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ इन लूप और सेकंड। लूप सेकंड में किरचॉफ्स का वोल्टेज लॉ देखें। लूप सेकंड में अपन किरचॉफ्स का वोल्टेज लॉ लगाएं तो दोस्त क्या लगेगा, ध्यान से देखो। लूप सेकंड में दोस्त किरचॉफ का वोल्टेज लॉ लगाएं, अपन बी से चलना स्टार्ट कर रहे हैं और अपन क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चल रहे हैं। तो क्यू पे आप पहुंचोगे तो I1 माइनस IG इंटू क्यू हो जाएगा। I1 माइनस IG इंटू क्या हो जाएगा, क्यू हो जाएगा। तो भाई करो I1 माइनस IG इंटू क्यू, I1 माइनस IG और इंटू क्या हो गया, क्यू हो गया। I1 माइनस IG इंटू क्या हो गया, क्यू हो गया। अब पॉइंट सी पे पहुंच गए अपन। भाई पॉइंट सी पर पहुंच गए, पॉइंट सी से अपन क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चलेंगे, लेकिन आप देखोगे एस में विपरीत डायरेक्शन में क्या हो रही है, करंट फ्लो हो रही है। एस में विपरीत डायरेक्शन में करंट फ्लो हो रही है तो क्या करेंगे, माइनस के एस और I माइनस I1 प्लस IG, माइनस के एस I माइनस I1 प्लस IG क्या आएगा, माइनस में आएगा। माइनस के एस I माइनस I1 प्लस IG, माइनस के एस I माइनस I1 प्लस क्या हो जाएगा, IG हो जाएगा। अब देखो भाई एस तक पहुंच गए। अब अपना एक गैल्वेनोमीटर वाला भी तो रह गया, और गैल्वेनोमीटर में भी देखोगे तो विपरीत डायरेक्शन में अपनी क्या हो रही है, करंट फ्लो हो रही है। तो माइनस के क्या हो जाएगा, GIG हो जाएगा। माइनस का क्या हो जाएगा मेरे भाई, GIG हो जाएगा। और माइनस में होगा तो माइनस के क्या हो जाएंगे, माइनस का GIG इक्वल टू 0। और ये इक्वेशन अपन ने दे दी 2, इक्वेशन नंबर क्या दे दी, 2 दे दी। ठीक है। अब देखो फिर अपन संतुलन अवस्था के लिए देखें। संतुलन अवस्था के लिए तो संतुलन अवस्था के लिए क्या होगा मेरे भाई, बी और डी पे क्या हो जाएगा, विभव सेम हो जाएगा, सेम पोटेंशियल इन पॉइंट बी एंड डी। संतुलन अवस्था के लिए अगर अपन व्हीटस्टोन सेतु की संतुलन अवस्था के लिए समीकरण प्राप्त करें तो अपने जो गैल्वेनोमीटर से प्राप्त प्रतिरोध होगा, अपने गैल्वेनोमीटर से प्राप्त जो करंट होगी वो क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी, क्योंकि बी और डी का जो विभव होगा वो सेम हो जाएगा। बिंदु बी और डी पर विभव का मान समान होगा। आपको पता है कि जो विभव का डिफरेंस होता है, वोल्टेज का जो डिफरेंस होता है वो क्या होता है, अपना करंट होता है। अब भाई वोल्टेज अगर सेम होगा
तो अपना जो करंट होगा वो क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। अब गैल्वेनोमीटर से करंट कौन सी फ्लो हो रही है, आईजी, तो आईजी क्या हो जाएगी, जीरो। आईजी क्या हो जाएगी मेरे भाई, जीरो। तो संतुलन अवस्था के लिए अपनी आईजी का वैल्यू क्या हो जाएगा, जीरो। अब आईजी का वैल्यू जीरो हो जाएगा तो अब अपन देखो समीकरण एक से, भाई समीकरण एक में आईजी का वैल्यू जीरो रखो। भाई समीकरण एक में अपना क्या आया था, समीकरण एक में आईजी का वैल्यू जीरो रखो। आईजी का वैल्यू आप जीरो रखोगे तो भाई एक तो अपना ये जी आई जी वाला ये जीरो हो गया, इसके अलावा कुछ जीरो हुआ तो आप कहोगे भाई कुछ भी जीरो नहीं हुआ। अरे इसके अलावा कुछ जीरो हुआ क्या, तो आप कहोगे कुछ भी नहीं हुआ। अब देखो ये आई है, यहां पे कोई जेड मत समझ लेना, ये आई है यहां पे, ठीक है। अब मैं क्या बोल रहा हूं, मैं क्या ये लिख सकता हूं कि P प्लस आर, अरे भाई यहां से I1 को दोनों को मैं एक साथ लिखूं तो P प्लस आर इंटू I1 ऐसा लिख सकता हूं, बिल्कुल लिख सकता हूं, P प्लस आर इंटू I1 लिख सकते हैं ना। अरे भाई अपन क्या लिख सकते हैं, P, चलो जैसा है वैसा ही लिख लो, एक बार अपन जैसा है वैसा ही लिख लो, एक स्टेप और सही। P I1 प्लस में क्या हो गया, जीरो हो गया, P I1 प्लस में क्या हो गया, जीरो हो गया। भाई गैल्वेनोमीटर का अपन ने प्रतिरोध रख लिया, फिर क्या हो गया, माइनस I1 इंटू आर इक्वल टू जीरो, माइनस ठीक है, आर इक्वल टू क्या हो गया, जीरो हो गया। अब इनको मैं I1 को एक जगह कर लूं तो ये क्या हो जाएगा, P प्लस आर और इक्वल टू क्या होगा, आई आर, ठीक है। अब आई आर होगा तो दोस्त यहां से I1 है ना, I1 तो P प्लस आर इक्वल टू क्या हो गया, आई आर। ये इक्वेशन नंबर दे दो अपन, कितनी हो गई, थर्ड। रे भाई दो इक्वेशन तो दे दी, ये हो गई थर्ड। अब देखो भाई समीकरण दो से, भाई समीकरण दो से देखो, समीकरण दो में आईजी का वैल्यू जीरो रखो। भाई समीकरण दो में आईजी का वैल्यू जीरो रखो, तो समीकरण दो में आप आईजी का वैल्यू जीरो रखोगे तो I1 क्यू, एक तो ये आ जाएगा I1 क्यू माइनस एस आई माइनस I1 प्लस जीरो। अरे भाई ये क्या हो जाएगा, समीकरण दो से देखोगे तो I1 माइनस जीरो इंटू क्यू, I1 माइनस जीरो इंटू क्या होगा, क्यू होगा। I1 माइनस जीरो इंटू क्या होगा, क्यू, और माइनस एस आई माइनस I1 प्लस जीरो, माइनस एस, ठीक है, आई माइनस I1 प्लस जीरो, और माइनस का जीरो इक्वल टू क्या हो जाएगा, जीरो, माइनस का जीरो इक्वल टू क्या होगा, जीरो। अब भाई इस इक्वेशन को सोल्व कर लो तो I1 क्यू, I1 क्या हो गया, क्यू हो गया, माइनस आई एस प्लस I1 एस इक्वल टू क्या हो गया, जीरो। तो I1 को कॉमन ले लोगे तो क्यू प्लस एस इक्वल टू क्या हो गया, एस आई एस, सॉरी एस आई एस, थोड़ी एस आई, आई एस लिख दो उसको, यही बात है। और ये एस क्यों लिख रहे हो, यहां से आई एस, ये समीकरण नंबर 4 हो गया, ठीक है, यहां तक क्लियर। अब समीकरण 4 में 3 का भाग दे दो, या समीकरण 3 से 4 को भाग कर दो, इनको आपस में क्या करा दो, भाग कर दो, आपको संतुलन अवस्था का समीकरण प्राप्त हो जाएगा। तो बाई क्या करो, बाई इक्वेशन 4 इसको भाग कर दो इक्वेशन 3 से। इक्वेशन 4 क्या है, I1 क्यू प्लस एस इक्वल टू आई एस, यही है। और इक्वेशन 3 क्या है मेरे भाई, I1 P प्लस आर इक्वल टू आई आर, I1 P प्लस आर इक्वल टू क्या होगा,
अरे भाई इसको इक्वल टू तो अपना एक ही है, इक्वल टू आई आर। ठीक है, अब देखो भाई यहां से आप देखोगे I1 से I1 कैंसिल आउट हो गया, I से I कैंसिल आउट हो गया, बचा क्या, आर क्यू प्लस एस इक्वल टू एस पी प्लस आर, यही बचा क्या। अब देखो भाई ये क्या हो गया, क्यू आर प्लस आर एस इक्वल टू पी एस प्लस आर एस से आर एस कैंसिल आउट हो गया, पी अपॉन क्यू इक्वल टू क्या हो जाएगा मेरे भाई, आर एस। और ये जो अपना समीकरण प्राप्त हुआ ए, समीकरण ए ही, ये जो ए समीकरण प्राप्त हुआ ये अपनी व्हीट स्टोन सेतु की संतुलन अवस्था का समीकरण कहलाता है। जो अपन को समीकरण ए प्राप्त हुआ ये व्हीट स्टोन सेतु की संतुलन अवस्था का समीकरण कहलाता है। ठीक है, तो इस चीज को भाई नोट डाउन कर लो जल्दी से, मैं एक बार हट जाता हूं इस चीज को, और जल्दी से फटाक से नोट डाउन कर लो भाई। एक बार डायग्राम बनाओ, फिर इसमें कुछ थ्योरी लिखनी है तो वो मैं लिखा देता हूं। डायग्राम बना लो ऐसे कैसे, और एक क्वेश्चन क्वेश्चन डाल के और फिर डायग्राम बना लो, और ऐसे कैसे पूरी डायरेक्शन को और लिख लो। पूरी डायरेक्शन इसमें दर्शानी है, डायरेक्शन को कहीं भी छोड़ना नहीं है, इस बात का और थोड़ा ध्यान रखिए। फिर भाई डायग्राम बना लो। इसमें लिखो भाई, चित्र में एक व्हीट स्टोन सेतु दर्शाया गया है। चित्र में एक व्हीट स्टोन सेतु दर्शाया गया है जिसमें 4 प्रतिरोध PQRS है। चित्र में एक व्हीट स्टोन सेतु दर्शाया गया है जिसमें 4 प्रतिरोध PQRS है तथा गैल्वेनोमीटर का प्रतिरोध G है, तथा गैल्वेनोमीटर का प्रतिरोध G है। और ये सब लिखने के बाद फिर लगा दो भाई बाई किर्चॉफ्स वोल्टेज लॉ इन लूप फर्स्ट। और ऐसे कैसे समीकरण 2 तक ऐसे कैसे नोट डाउन कर लो, फिर कुछ लिखाएंगे। समीकरण 2 तक खूब नोट डाउन कर लो भाई। कर लिया, अब लिखो व्हीट स्टोन सेतु की संतुलन अवस्था के लिए, व्हीट स्टोन सेतु की संतुलन अवस्था के लिए बिंदु बी तथा बिंदु डी का विभव समान होता है। व्हीट स्टोन सेतु की संतुलन अवस्था के लिए बिंदु बी तथा बिंदु डी का विभव समान होता है, अर्थात I इज इक्वल टू 0। और फिर भाई नोट डाउन कर लो I इज इक्वल टू 0, तो समीकरण 1 से, और समीकरण 1 में भाई वैल्यू पुटअप कराएंगे तो समीकरण 3 आ जाएगा, और समीकरण 2 से वैल्यू पुटअप कराओगे तो समीकरण 4 आ जाएगा।
इक्वेशन और इन दोनों को क्या कराना है, भाग करा देना है। फिर भाग करा देना है। समीकरण ए क्या हो जाएगा, अपन को प्राप्त हो जाएगा। भाग कराने के बाद इक्वेशन ए क्या हो जाएगा, प्राप्त हो जाएगा। लिख लिया भाई। अब लिख लो इसमें कि समीकरण ए व्हीट स्टोन सेतु की संतुलन अवस्था का समीकरण है। समीकरण ए व्हीट स्टोन सेतु की संतुलन अवस्था का समीकरण है। समीकरण ए व्हीट स्टोन सेतु की संतुलन अवस्था का समीकरण है। ठीक है, तो दोस्त समय अभी हमें इससे ज्यादा मोहलत नहीं देगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए हंसते रहेगा, मुस्कुराते रहेगा, अपनी फिजिक्स को और यूं ही आनंदमय तरीके से पढ़ने का प्रयास करते रहेगा। बाय बाय, हैव ए नाइस डे।